हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग विज्ञान की एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9 के सारे चैप्टर को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। जिन लोगों ने उन चैप्टर्स को नहीं कंप्लीट किया है, इसी यूट्यूब चैनल पे सारे चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप उन चैप्टर को जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से पूरी एनसीईआरटी जो है बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं। आज जो हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 10 आपके क्लास 10th का चैप्टर 1 होगा, यानी पहला चैप्टर होगा क्लास 10 की एनसीईआरटी का, और जिसका नाम है रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण, या रासायनिक अभिक्रिया या और समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मेरा जो है वो टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का ये क्यूआर कोड है जिसे स्कैन आप कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप अपने सवालों के मुझसे जवाब पूछ सकते हैं और भी बहुत सारा मटेरियल वहां पे मैं आप लोगों से को देता रहता हूं, शेयर करता रहता हूं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और पहले चैप्टर यानी क्लास 10th की का जो विज्ञान की क्लास 10th की एनसीईआरटी है, उसके पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब मामला यहां पर होगा कि भाई ये जो क्या है इस चैप्टर के अंदर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, देखिए अपने आसपास अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बहुत सारी घटनाएं घट रही होती हैं, बहुत सारी चीजें में बदलाव हो रहा होता है, बहुत सारी चीजें आसपास जो चीजें आप बिखरी हुई देखते हैं उनमें बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अगर एग्जाम्पल इन्होंने यहां पर दिए हैं कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अलावा लोहे का तवा हो या तसला हो, उसे जब आप आर्द्र वायु में, यानी कि जो ह्यूमिड जहां पर नमी का जो एरिया नमी है जहां पर, वहां पर अगर छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अंगूर का जो किण्वन किया जाता है जिससे शराब बनती है तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है या हम श्वास लेते हैं तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये जो सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं तो इसमें ये सारी की सारी जो घटनाएं घट रही हैं इसमें बहुत सारा परिवर्तन होता रहता है। और ये जो परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर रासायनिक रूप से हो रहा है, इन सब में अगर रासायनिक रूप से कोई परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि इसमें कुछ अभिक्रिया करते हैं, कुछ पदार्थ अभिक्रिया करते हैं और फिर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो जब अभिक्रिया करके दो पदार्थ या उससे अधिक पदार्थ या जब अभिक्रिया करके नए उत्पादों का निर्माण कर रहे होते हैं, जिससे कि बहुत सारा चेंज, बहुत सारा बदलाव हमारे आसपास घटनाओं में देखने को मिलता है, तो ऐसे बदलावों को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन तभी होता है जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्शंस होंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, तभी रासायनिक परिवर्तन हमें अपने आसपास देखने को मिलेगा। अब बात यहां पर यह आती है कि रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाएं अगर हम देखेंगे तो रासायनिक ये जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये भौतिक प्रक्रिया ना होकर रासायनिक अभिक्रिया है, कैसे पता चलेगा। तो वही चीज यहां पर दी गई है कि किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर ये सारे के सारे फीचर्स या इनमें से कुछ फीचर्स कुछ लक्षण आपको किसी भी अपने आसपास होने वाली घटनाओं में दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, कोई चीज जो है वो किसी अवस्था में है, ठोस है तरल में बदल गई है, तरल है ठोस में बदल गई है, तो वहां पर इस तरीके की अगर अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। रंग में परिवर्तन अगर हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हो रहा है, गैस निकल रही है, उत्सर्जन हो रहा है, तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। तापमान में परिवर्तन अगर आपको देखने को मिलता है तो भी वहां पर रासायनिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो यहां पर वही बात कही गई है कि अगर ये सारे लक्षण आपको दिखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा। तो निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हुई है। तो यह बात आपको समझ में आ गई।
अब मामला यह हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, मतलब कैसे, भाई एक आम इंसान, तो हम तो विज्ञान पढ़ रहे हैं, अब विज्ञान में यही जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको समझने का एक तरीका होता है, और उस समझने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो जब जो भी रासायनिक परिवर्तन हमारे आसपास होता हुआ दिखाई पड़ता है उसको समझने का या उसको लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यह रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है इसको थोड़ा सा इसमें इन्होंने समझाया, इसे समझना होगा। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कुछ पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो उन्हें अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे यहां पर मैग्नीशियम है, यहां पर ऑक्सीजन है, तो जब हम लोग इसी को मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। अब रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम इधर लिख दिए, एक अभिकारक हुआ मैग्नीशियम और एक अभिकारक हुआ ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा जाता है। और फिर दूसरी तरफ क्या दिखाया जाता है? इन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बनने वाला जो उत्पाद होता है उसको यहां पर दिखाया जाता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक होते हैं और इनसे फिर मिलकर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो उत्पाद बनता है उसको इधर की तरफ लिखा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना इससे, तो यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया गया। तो ये इस तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरण को देखते हैं। बाद में इनको हम प्रतीक के रूप में भी व्यक्त करते हैं, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर मैं ऐसे अपनी तरफ से देखूं तो जो चीज राइट साइड में लिखा हुआ है वो क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और जो लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में जिधर मेरा ये लेफ्ट हैंड है, अगर उधर की तरफ देखें तो वो उत्पाद हो जाता है। ठीक है, और इनको जब हम इंगित करते हैं, दिखाते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है? अभिकारक जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। तो इसी चीज को यहां पर बताया गया है, इसी चीज को यहां पर इंगित किया गया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर इसको एरो से डिनोट करते हैं और फिर उसके बाद उत्पाद का नाम जो इससे बनता है उसे यहां पर दर्शाया गया है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन में का जो रासायनिक समीकरण होता है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को हम लोग अब उसके प्रतीक के रूप में लिखना देखेंगे और साथ ही साथ उसको कैसे संतुलित किया जाता है उसे भी देखेंगे। अब देखिए वही चीज है जैसे कि आप अगर जो भी चीजें यहां पर रिएक्ट कर रही थी, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को हमने उसके प्रतीक के रूप में लिख दिया। अब प्रतीक को तो आपको ऑलरेडी पता ही है, प्रतीक तो आपको पता है, जब हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि हर एक जो भी तत्व होता है उसको प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं। ऑक्सीजन को O से व्यक्त करते हैं, कैल्शियम को Ca से व्यक्त करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन को जो है C से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N से करते हैं। ऐसे हर एक तत्व का अपना प्रतीक होता है। तो जब हम कभी भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो पूरा नाम नहीं लिखते, बल्कि उस रासायनिक समीकरण को लिखने में हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं। जैसे यहां पर मैग्नीशियम लिखना है तो आपने Mg लिख दिया, प्लस यहां पर कर दिया ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया कर रहा है तो ऑक्सीजन को O2 से लिख दिया। ठीक है, साथ ही साथ जब दोनों ने अभिक्रिया की तो इससे जो उत्पाद बना उसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये MgO से डिनोट किया। तो हमेशा जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी जाती हैं उनको इसी प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात होगी कि हमेशा ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी जाती हैं उनमें हमें यह देखना होता है कि याद रखिएगा, कोई भी यहां पर एक बड़ा अच्छा नियम है जो आगे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ना तो कोई नया द्रव्यमान बन सकता है, और ना ही विनाश होता है, या कोई द्रव्यमान गायब नहीं हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों तरफ जहां पे अभिकारक हैं, जहां पर अभिक्रिया हो रही है, उनका जो द्रव्यमान है और जो उत्पाद हो रहा है, बन रहा है, उनका द्रव्यमान लगभग बराबर होगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो जितना मैग्नीशियम इधर है, जितना ऑक्सीजन इधर है, उतना ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इधर होनी ही चाहिए। अगर ऐसा है, अगर जितनी मैग्नीशियम इधर है, जितना मैग्नीशियम उतना ही उत्पाद
में है, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही उत्पाद में है। तो अगर बराबर है तो मान कहा जाता है कि जो रासायनिक समीकरण लिखा गया है यह पूरी तरीके से संतुलित है। और अगर यह उतना नहीं है, इधर मैग्नीशियम ज्यादा है इधर कम हो गया, या इधर ज्यादा है उधर कम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा जाता है कि जो रासायनिक समीकरण लिखा गया है वो असंतुलित है। ठीक है, असंतुलित है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। अब बात आती है कि सर ये संतुलित रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं और इसका क्या महत्व होता है, उसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप देखते हैं जिंक लिखा है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब देखिए समझिए, जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कर रही है, अभिक्रिया है, ये अभिकारक है। और इससे जो उत्पाद बन रहा है जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रही है, ये उत्पाद है। अब इसी को हम लोग अगर इससे डिनोट करें, यानी कि सिर्फ प्रतीक से लिखें, तो जिंक को Zn लिख दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रतीक हो जाता है वो H2SO4 हो जाता है। इससे उत्पाद जो जिंक सल्फेट बनता है ZnSO4 बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मतलब यह है कि यह रासायनिक समीकरण है, इसको हम लोगों ने सरल करके उसके प्रतीक के रूप में यहां पर लिख दिया। अब हमें देखना है कि क्या यह जो है संतुलित है या नहीं संतुलित है, क्या उतना द्रव्यमान जो है अभिकारक में जो द्रव्यमान है वही जो है उत्पाद में आया है कि नहीं आया, इसे देखना होगा। तो जैसे देखिए आप यहां पर जिंक है, जिंक जो है एक है, यहां पर भी देखिए उत्पाद में भी जिंक एक ही है, तो इसका मतलब दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस है, यानी कि ये पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना हाइड्रोजन इधर है। सल्फर देखें तो सल्फर को देखें तो एक सल्फर इधर है एक सल्फर इधर है, इसका मतलब ये भी बैलेंस है। इधर की तरफ देखें O4, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 4 है, यानी कि ये बैलेंस है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है, तो ये जो समीकरण हमने लिखा है उस समीकरण में ये एक संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण का मतलब जितना अभिकारक में जो द्रव्यमान था वही जो है द्रव्यमान जो है उत्पाद में आपको दिखाई पड़ रहा है, उतने ही तत्व जो है वो उत्पाद में दिखाई पड़ रहे हैं। तो फाइनली यह जो है वो संतुलित समीकरण कहा जाएगा। तो रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है, और साथ ही साथ वो रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है ये बात आपको समझ में अब आ रही होगी। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर वही चीज इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि देखिए अभिकारक में देखिए परमाणु जिंक 1 है तो उत्पाद में भी 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 यहां पर भी है, उत्पाद में भी है। सल्फर 1 है तो सल्फर यहां पर भी 1 ही है। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन यहां पर भी 4 है। इसका मतलब दोनों तरफ जो है बराबर है, तो ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब आपको 100% ये बात समझ में आ गई होगी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब दोनों तरफ के उत्पाद और अभिकारक जो है वो बिल्कुल बराबर हो, वहां पर परमाणुओं की संख्या लगभग समान हो। अब अगर हम लोग नीचे की बात करते हैं, नीचे इन्होंने दूसरे तरीके से दिया है कि अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो अब यहां पर देखिए आयरन है यानी Fe, और फिर उसके बाद पानी H2O, और इससे बन रहा है Fe3O4, और फिर इसके बाद क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रही है। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो आयरन यानी कि Fe की बात की जाए तो Fe को अगर हम लोग देखें तो अभिकारक में Fe यानी आयरन 1 है, और उत्पाद में जो Fe है वो 3 है, Fe3 बना है। क्या बना है, Fe3O4 बना है। तो यहां पर जो उत्पाद बन रहा है वो 3, उसमें उत्पाद में 3 आयरन है। ठीक है, 3 आयरन यानी कि 3 लौह तत्व है। ठीक है, जबकि अभिकारक में सिर्फ 1 लौह तत्व है, तो मतलब ये यहां पर 1 है, यहां पर 3 है। फिर इसके बाद यहां पर देखें तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहां पर 2 है, और यहां पर जो हाइड्रोजन है वो भी 2 है। इसका मतलब हाइड्रोजन तो संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयरन यानी कि लौह तत्व संतुलित नहीं है। फिर ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इधर 1 ऑक्सीजन है और यहां पर 4 ऑक्सीजन है। यहां पर 1 ऑक्सीजन यानी अभिकारक में 1 ऑक्सीजन है और उत्पाद में 4 ऑक्सीजन, यानी कि ये संतुलित नहीं है। तो इसको देखने से पता क्या चल रहा है कि साहब यहां पर आयरन यानी लौह तत्व और ऑक्सीजन असंतुलित है, और हाइड्रोजन जो है वो संतुलित है। कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी रिएक्शन असंतुलित कहलाएगी। तो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो संतुलित रिएक्शन यानी संतुलित अभिक्रिया का उदाहरण था, ये एक असंतुलित अभिक्रिया का उदाहरण है। अब बात यहां पर आ जाती है कि सर ये असंतुलित तो है, लेकिन अब इसे हम संतुलित कैसे करेंगे, कैसे इसका संतुलन होगा, इसको अभिक्रिया में
कैसे लिखें कि हाँ ये संतुलित हो जाए, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग इसमें कुछ चीजें, कुछ इसमें बदलाव करेंगे, ठीक है, बदलाव करेंगे। तो जब प्रारंभ में, अब जैसे मान लीजिए कि आयरन की बात की गई, तो आयरन जो है वो Fe इधर है और इधर क्या है 3 है। तो अब इसी को हम लोग चेंज करना शुरू करेंगे, एक एक को हम लोग इसमें क्या करेंगे कि उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे Fe है तो पहले इसे बैलेंस कर सकते हैं, या फिर उसके बाद ऑक्सीजन इधर की तरफ इम्बैलेंस है तो इसको हम बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम इसे बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर अगर इस तरीके से बात करते हैं हम लोग, तो सबसे ऑक्सीजन के परमाणु से हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सीजन इधर की तरफ अभिकारक में क्या है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। और साथ ही साथ उत्पाद में कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। उत्पाद में 4 ऑक्सीजन है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसको 4 से गुणा कर देते हैं। अभिकारक में जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर इसको 4 से गुणा कर देते हैं। अब अगर 4 से गुणा हो गया तो ये 4 से गुणा हो गया तो यहां पर 4 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन हो गई। तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। लेकिन इसकी वजह से एक गड़बड़ी हो गई कि यहां पर हाइड्रोजन 2 था, यहां पर हाइड्रोजन 2 था, लेकिन अगर हम ये यहां पर 4 से इसको गुणा करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ गुणा करके 8 हो जाएगा। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन इंबैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, इधर 4 ऑक्सीजन और इधर 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, इंबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने की हम लोग कोशिश करेंगे, तो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इधर की तरफ यानी कि उत्पाद की तरफ जो है वो क्या करेंगे कि इसको हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि उत्पाद की तरफ 4 से गुणा कर देंगे। तो अब यहां पर देखिए जब 4 से किया तो यहां पर कुल मिलाकर हाइड्रोजन 2, यहां पे 2 हाइड्रोजन के अणु थे, वो परमाणु थे, तो ये जब 4 से करके 8 हो गए। और जब यहां पर हाइड्रोजन 2 थी तो इसको हमने जब 4 से गुणा कर दिया तो ये भी 8 हो गई। तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, क्या करके 4 का गुणा कर दिया, इससे 4 का गुणा करने से ऑक्सीजन यहां पर 4 हो गई और इसकी बराबरी हो गई। फिर उसके बाद इसकी वजह से हाइड्रोजन इंबैलेंस हो गया था, इधर हाइड्रोजन 2 था, इधर भी हाइड्रोजन 2 था, ये दोनों बैलेंस थे, लेकिन ये इम्बैलेंस हो गया क्योंकि इस पूरे के पूरे अणु में हमने 4 का गुणा कर दिया। तो यहां पर हाइड्रोजन 8 दिखने लगी और यहां पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही दिख रही थी। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 4 का गुणा कर दिया। तो इससे क्या हो गया, 8 जो है वो इसके एटम यानी परमाणु हाइड्रोजन के यहां पर हो गए। तो इस तरह से इधर भी 8 परमाणु हो गए हाइड्रोजन के और इधर भी 8 परमाणु हो गए हाइड्रोजन के। इधर भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए और इधर भी 4 परमाणु हो गए। इस तरीके से हमने देख लिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गई। अब बचता है Fe की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, पूरे को पूरे बैलेंस करना है। तो अब देखिए यहां पर आयरन की बात, लौह तत्व की बात करते हैं, इधर लोहा है 3, इधर है लोहा 1। तो अब ऐसे कैसे करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। इधर Fe यानी आयरन को 3 से गुणा कर देंगे। जब आयरन को 3 से गुणा करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इधर की तरफ 3 आयरन हो गया तो यहां पर क्या हो गया, Fe3O4 यानी Fe3O4 यानी कि यहां पर भी आयरन क्या हो गया, 3 हो गया और यहां पर भी आयरन 3 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर आयरन जो था वो क्या था, 3 है और यहां पर आयरन 1 था। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दिया, यानी 3 को इसको संतुलित करने के लिए हमने 3 से इसको गुणा कर दिया। तो ऐसे इस तरीके से यहां पर भी आयरन 3 हो गया, यहां पर भी 3 आयरन हो गया। तो अब इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो अब इस तरीके से हम लोग अगर देखते हैं तो एक चीज दिखाई पड़ती है कि इसको बैलेंस अंत में जब इसको संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को परिकलन करते हैं तो 3 लौह तत्व यहां पर होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहां पर भी 3 लौह तत्व होते हैं। फिर उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, 4 होती है। तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाती है और जहां पर हाइड्रोजन जो है वो 8 होती है, यहां पर भी 8 हो जाती है। तो इस तरीके से दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये गुणा भाग कर करके हम लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा हम लोगों ने इसको संतुलित
कर दिया, ठीक है, संतुलित कर दिया। अब इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाती हैं तो अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत कैसे लिखे जाते हैं, भौतिक अवस्थाओं के संकेत को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब भौतिक जैसे कोई भी चीज अगर लिक्विड में दी गई है, तरल रूप में दी गई है, तो तरल रूप में कैसे इसको लिखा जाएगा, ठीक है, या उसको कैसे दर्शाया जाएगा, कैसे उसको व्यक्त किया जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई भी चीज, हर चीज का एक वो बना दिया है, ठीक है, अवस्थाओं को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। जैसे गैस है तो उसको जी से लिख देते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए अभिकारक है या उत्पाद बन रहा है और वो गैस है तो उसको हम जी से डिनोट कर देते हैं। और अगर वो लिक्विड है तो उसको स्मॉल एल से यानी छोटे एल से डिनोट कर देते हैं। अगर वो एक्वस है यानी कि जलीय है तो वो क्या हो जाता है, यानी एक्वस है, एक्वस सोल्यूशन तरीके से, तो उसको AQ से दिखा देते हैं। अगर सॉलिड है तो उसको S से दिखा देते हैं। तो इस तरीके से जल के घोल के रूप में है तो हम AQ से लिख देते हैं, अगर लिक्विड है तरल है तो L से लिख देते हैं, अगर गैस है तो G से लिख देते हैं, और S है तो उसको सॉलिड है तो उसको S से डिनोट करते हैं। तो जैसे अगर हम संतुलित समीकरण में देखें तो आयरन जो है वो क्या है, सॉलिड है यानी कि ठोस है तो इसको आगे S लिख देते हैं हम। अगर पानी है तो ये क्या है, गैसियस रूप में यानी वाष्प के रूप में इसका उपयोग किया गया है तो इसे G से डिनोट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, Fe3O4 है, अगर इसको हम सॉलिड, ये Fe3O4 है तो ये सॉलिड बना रहा है तो ये इसको हम S से डिनोट कर देते हैं, यानी Fe3O4 एक सॉलिड है, ठोस है तो इसको S से डिनोट कर देते हैं। ये 4S2 है यानी S2 जो है गैस के रूप में निकला तो इसको गैस है। तो मतलब कि जो भौतिक अवस्था होती है उसको स्मॉल G L AQ या L से इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं, इसको हम व्यक्त कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं। अच्छा, अगर उसी जगह पर आपको ताप लिखना है, दाब लिखना है, उत्प्रेरक लिखना है तो हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर यानी कि जो तीर होता है यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो तीर लगाया जाता है, इसी के ऊपर हम इन अवस्थाओं को भी व्यक्त करते हैं, ताप दाब उत्प्रेरक। जैसे यहां पर दाब है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह काम हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर हमने इसको लिख दिया। साथ ही साथ आपकी कंडीशन देखी गई, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, मान लीजिए एक सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है तो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल को हम लोग इसी के ऊपर लिख देते हैं। मतलब जो चीजों की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है, ये अभिक्रिया हो रही है, उसको हम इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, तो लिख देते हैं। तो ये सारी तरीके, तो जो भी भौतिक अवस्थाएं होती हैं कुछ इस तरीके से व्यक्त की जाती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये रिएक्शंस लिखे जाते हैं। अब बात यहां पर आ जाती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें संयोजन हो रहा होता है यानी जुड़ाव हो रहा होगा, दो चीजें आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बना रही होंगी। तो सिंपल सा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस समझिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सॉलिड लिया जाता है, ठीक है, पानी है ये लिक्विड लिया जाता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब इनमें अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनता है जो एक्वस होता है यानी कि घुले हुए रूप में हुआ होता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, और साथ ही साथ ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है। तो इसमें क्या आपने देखा, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी ये आपस में जुड़े यानी इनमें संयोजन हुआ और आपस में जुड़कर ये बुझा हुआ चूना और ऊष्मा का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में मिलकर एकल उत्पाद का, अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के आपस में अभिक्रिया करने से ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ ही साथ पानी निकलता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अक्सर आप लोगों ने ये अपने घर की पुताई करी होगी तो आपने इसी चूने की पुताई की होगी।
होगी। और चूने की पुताई को जब 2-3 दिन छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि तो क्या बनता है चूने की पुताई में, चूने की जो चूना आप लोग घोल कर उसको पोतते हैं अपने घरों में, उसको सफेद मतलब क्या बोलते हैं उसे, सफेदी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यही कैल्शियम ऑक्साइड और पानी में पहले उसको घोलते हैं, जिससे क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बन जाता है। और फिर इसे ही दीवार पर क्या कर देते हैं, उसको रंग देते हैं, दीवार को इसी कैल्शियम इसी बुझे हुए चूने से रंग देते हैं। अब क्या होता है, बुझे हुए चूना जो है वो वायुमंडल में दीवार के आसपास मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये जो है चमकीला हो जाता है, क्योंकि जो संगमरमर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3 ही होता है। तो ये क्या होता है, चमकीला हो जाता है। इसी वजह से जब आप चूने की पुताई अपने घरों की दीवारों में करते हैं तो 2-3 दिन बाद उसमें चमक उत्पन्न होती है, क्योंकि वो जो चूना जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक चमकीलापन आता है। तो वही बात यहां पर कही है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों में चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। तो मैंने पढ़कर भी आपको बता दिया और आपको समझा भी दिया इस चीज के बारे में। अब कोयले का दहन है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण, जैसे कार्बन है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये जलती है, यानी कार्बन को जब जलाया जाता है, लकड़ी को जब आप जलाते हैं तो ऑक्सीजन जो है इसको जलाने में हेल्प करती है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो पानी बनाती है, ठीक है। हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो पानी बनाते हैं। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो सीधी सी बात है कि ये तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया के आपने उदाहरणों को देख लिया। अब बात यहां पर आती है कि हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया, हाँ, अब क्या होता है कि जब कभी भी संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि संयोजन अभिक्रिया जब होती है तो उसमें अक्सर देखा जाता है ऊष्मा निकलती है। और अगर कहीं पर संयोजन अभिक्रिया हो रही है और वहां पर ऊष्मा निकल रही है तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें किस नाम से जानते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता, ऊष्मा भी निकलती है। अब जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे ये मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है और ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। इसके अलावा श्वसन की जो अभिक्रिया होती है, श्वसन में क्या होता है, हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो यही जो खाना होता है इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट आप पचकर हमारे शरीर में जब हम खाना लेते हैं तो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन हो जाता है और वो पाचित होकर ग्लूकोज में बदल जाता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये जब हमारे शरीर में जाता है, हमारी कोशिकाओं में जाता है, तो हमारी कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देती है, इस ग्लूकोज को ब्रेक कर देती है और इसके ब्रेक होने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ पानी बनता है और साथ ही साथ ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी, तो ये पूरी की पूरी जो रासायनिक अभिक्रिया हमारे जो शरीर की कोशिकाओं में होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। और ये जो कोशिकीय श्वसन है इसमें क्योंकि ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये बात आपको होप की समझ में आ गई होगी। दूसरा, शाक सब्जियां जो होती हैं वो जब विघटित होती हैं, जब वो सड़ती हैं तो भी उसमें ऊष्मा निकलती है। तो शाक सब्जियां या अपने आसपास जो कूड़ा कबाड़ होता है जब वो सड़ता है तो सड़ने पर भी ऊष्मा निकलती है, तो वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के ये सारे उदाहरण आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही आपके प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल दैनिक जीवन में जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब दूसरी जो अभिक्रिया बात की जा रही है वियोजन अपघटन अभिक्रिया। अब इससे नाम से पता चल रहा है अपघटन होने वाली। अपघटन होने का मतलब यह होता है टूटने वाली। जब एक बड़ा अभिकारक होता है वो टूटकर छोटे उत्पादों में बदल जाता है, छोटे अणुओं में बदल जाता है, तो इसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। वहां पे क्या था, दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे थे, एक नया उत्पाद बना रहे थे, ठीक है, नया उत्पाद बना रहे थे। यहां पर क्या है, अभिकारक जो है वो टूटेगा, अब किसी वजह से भी टूटे और टूट कर जो है छोटे छोटे उत्पादों का छोटे छोटे अणु बनाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट यहां पर दिया है, जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो ये जो फेरस सल्फेट होता है ये टूटता है फेरिक ऑक्साइड में, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड में और साथ ही साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इस तरीके से आप देखने को मिलता है कि इससे क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, इसका अपघटन हो रहा है और इससे ये नए उत्पादों का निर्माण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, या एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक सल्फेट ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 गैसें हैं। तो इस तरीके से आप वियोजन अभिक्रिया देख रहे हैं जिसमें एक अभिकारक जो है टूटकर बहुत सारे उत्पादों का निर्माण कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के उपयोग में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का इन्होंने यहां पे उपयोग बताया है कि ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना। तो यही बात कही गई है यहां पर। ये देखिए, ये दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, जब इसको ऊष्मा दिया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है, जिससे बिना इसे बुझा हुआ चूना बनता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो ये बन रहा है, इसी के बारे में यहां पर कहा गया है कि बुझा हुआ चूना कहते हैं इसे, और इसका उपयोग सीमेंट बनाने के निर्माण में किया जाता है, सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो याद रखिएगा, सीमेंट के निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से, उसको ऊष्मा देने से टूटने पे बनता है, यानी उसके वियोजन से या अपघटन से बनता है, ठीक है, वह अपघटन से बनता है। तो ये होप कि आपको वियोजन बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से इन्होंने एक उदाहरण और दिया है, जैसे लेड नाइट्रेट दिया हुआ है, जब इसको ताप देते हैं तो इससे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है बनती है। तो जब लेड नाइट्रेट को तापन देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो ये भी एक तरीके की आपकी वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया है, जिसमें एक नया होता है। तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, परेशान नहीं होना है, सीधी सी बात है। वियोजन अभिक्रिया आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि एक अभिकारक है वो टूटकर बहुत सारे उत्पादों में बदल जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब यहां पर क्या है मामला कि इसमें और भी इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि यहां पर AgCl, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। मतलब अगर सूर्य, जो सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये धूसर रंग में बदल जाता है। और ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, ये सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। तो ये सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, वियोजन हो जाता है। तो यह भी वियोजन अभिक्रिया का क्या एक बेहतर उदाहरण है, ठीक है, बेहतर उदाहरण। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये जो चीज, ये अभिक्रिया भी क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसमें इसका एक अनुप्रयोग है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है, जब श्याम श्वेत फोटोग्राफी अब तो नहीं की जाती, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि हम लोग फिल्म होती थी, उसमें जो है कैमरे में फिल्म डालते थे, उससे फोटो खींचते थे और फिर उस फिल्म को डेवलप करते थे, डेवलप करके फोटो निकालते थे। तो जब श्याम श्वेत फोटोग्राफी की जाती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती थी, तो इसी वियोजन अभिक्रिया, यही जो प्रोसेस है, इसी अभिक्रिया के द्वारा जो है फिल्म को जो है डेवलप करने में मदद ली जाती थी। तो उसका वहां पर यूज किया जाता है, ऊर्जा का या वियोजन अभिक्रिया होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें। अब यहां पर एक चीज ध्यान में देखने वाली बात है
कि जब आप यहां पर देख रहे हैं कोई भी चीज अगर हो रही है, अब जैसे AgCl टूट रहा है या इससे पहले आपने जो भी वियोजन अभिक्रिया देखी, उस वियोजन अभिक्रिया में आप ध्यान से देखिए तो सब जगह ऊष्मा देनी पड़ रही थी, ऊष्मा देनी पड़ रही थी। यहां पर भी सूर्य का प्रकाश देना पड़ रहा है जिसकी वजह से ये वियोजन अभिक्रिया हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर कहीं पर ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, किसी अभिक्रिया को कराने में ऊर्जा का उपयोग होता है, ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया जो होती हैं, ठीक है, वो ऐसी अभिक्रिया जो होती हैं वो अभिक्रिया जो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं, इंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाती हैं, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। तो यहां पे याद रखिएगा ऊष्मा का क्योंकि यहां पर अवशोषण हो रहा है उसके बाद अभिक्रिया हो रही है, इसमें ऊष्मा निकल नहीं रहा, ऊष्मा छेपी में क्या हो, ऊष्मा निकल रही थी, यहां पर ऊष्मा का उपयोग हो रहा है, तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं जो वियोजन की अभिक्रियाएं हैं इसमें अक्सर आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और फिर अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी ऊष्मा छेपी आपको होप की समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। अब विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है इसमें विस्थापन होता होगा, इसमें जो है अभिकारक और उत्पादों में क्या होता है कि अभिकारकों में आपस में विस्थापन होता होगा जिसकी वजह से उत्पाद नए उत्पादों का निर्माण होता होगा। जैसे आयरन है, यहां पे लौह तत्व है, कॉपर सल्फेट जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर सल्फेट और लौह तत्व आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर की जगह पर आयरन उसे क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जब आयरन ने यानी कि लौह तत्व ने कॉपर को रिप्लेस किया तो यहां पर उत्पाद क्या बन गया, FeSO4, तो यहां पर था CuSO4 और यहां ने इसने इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो यहां पर उत्पाद में क्या बन गया, FeSO4 आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। यहां पर देखिए अभिकारक में आयरन अलग था यानी कि लौह तत्व अलग था और कॉपर, लेकिन यहां पर क्या हुआ, उत्पाद में क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया और ये जो सल्फेट है, ठीक है, इसने सल्फेट है, इसमें जो है वो कॉपर की जगह पर आयरन जो है वो रिप्लेस हो गया, विस्थापित हो गया, ठीक है, तो FeSO4 बन गया। तो इस तरीके की अभिक्रियाएं जिनमें विस्थापन यानी जो अभिकारक होते हैं ये आपस में विस्थापित हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका और एग्जांपल दिया गया है, जैसे Zn को यानी जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और ZnSO4 बन गया, कॉपर अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया। यहां पर लेड है, जब इसको CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड के साथ इसको अभिक्रिया कराई गई तो कॉपर, इसमें लेड ने जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया और PbCl2 यानी लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर बन गया। जिंक तथा, अब ऐसा हुआ क्यों, क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि सर ऐसा क्यों रहा कि कॉपर कोई बार बार भगा दिया जा रहा है, कॉपर कोई बार बार विस्थापित कर दिया जा रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? तो उसका यहां पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जिंक तथा लेड, ठीक है, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, ठीक है, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो जिंक और लेड या फिर कह सकते हैं वहां पर आयरन भी देख रहे थे, तो वो कॉपर से ज्यादा जो है वो अभिक्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील तत्व है, तो जो ज्यादा क्रियात्मक होगा, ज्यादा एक्टिव होगा, वो दूसरे कम रिएक्टिव या कम एक्टिव को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो वही चीज यहां पर कही गई है। तो यही वजह है कि कॉपर रिप्लेस हो जा रहा है, उसका विस्थापन हो जा रहा है, ठीक है, विस्थापन हो जा रहा है। अब एक अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब डबल विस्थापन होगा, एक से रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा दूसरी जगह पे, एक दूसरे का स्थान ले लेगा, दूसरा पहले वाले का स्थान ले लेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है, विस्थापन। तो इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से देखेंगे। तो जैसे एग्जांपल है कि Na2SO4, ठीक है, जब BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें क्या हुआ कि BaSO4 की ये Ba जो है वो Na पर और Na जो है वो Ba पर रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो बनेगा वो Na2SO4 है, तो यहां पे बन जाएगा BaSO4 और साथ ही साथ यहां पर Na जो है इसको रिप्लेस कर देगा तो NaCl यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सोडियम ने बेरियम को और बेरियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया। अपनी अपनी अभिकारकों ने
अभिकारकों, दोनों अभिकारकों ने एक दूसरे अभिकारकों में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि विस्थापन हो गया। सोडियम ने बेरियम को वो विस्थापित कर दिया और बेरियम ने सोडियम को विस्थापित कर दिया, और इससे उत्पाद क्या बना कि यहां पर Na2SO4 था तो उसकी जगह पर BaSO4 बन गया, यहां पर जो है BaCl2 था तो यहां पर NaCl बन गया। तो सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इसमें क्या हुआ, डबल विस्थापन हुआ, द्विविस्थापन हुआ, यानी दो तत्व आपस में रिप्लेस किए गए, ठीक है, Ba ने Na को और Na ने Ba को। तो इस वजह से इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और उसे द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक आता है उपचयन एवं अपचयन, उपचयन और अपचयन, यानी कि ये तरीके से कह सकते हैं कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखा होगा कि यहाँ पे सिंपल सी भाषा में यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। तो उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो जब कहीं पर ऑक्सीजन किसी भी तत्व में जुड़ जाती है तो कहा जाता है कि उसका अपचयन हुआ, उस तत्व का अपचयन हुआ है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, ठीक है, उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन उससे अलग हो जाए। अगर किसी भी तत्व के से ऑक्सीजन अलग हो जाए तो उसका कहेंगे उस तत्व का क्या हो गया है, चयन हुआ है। तो उपचयन और अपचयन समझ में आ गया होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या हो जाएगा आपका अपचयन हो जाएगा, ठीक है, अपचयन हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO है यहां पर, तो अब CuO है, अब यहां पर देखिएगा Cu है और ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है, इसको तापन किया जाता है तो ये CuO बन गया, यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। तो इस CO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली बुराई हो, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, कॉपर प्राप्त होता है। तो अब यहां पर योग से बना है, अब यहां पर कॉपर और यहां पे ऑक्सीजन निकल, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका मतलब अपचयन हुआ, कॉपर का अपचयन हो गया, उपचयन हो गया, सॉरी उपचयन हो गया। और अगर उसी जगह पे कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है तो क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है, इससे कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गई, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, उपचयन, और अगर ऑक्सीजन निकलेगी तो यह क्या हो जाएगा, अपचयन कहलाता है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन जुड़ती है, इसको इंग्लिश में मैं बता देता हूं, अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन निकलती है तो वो रिडक्शन कहलाता है, वो रिडक्शन कहलाता है। तो उपचयन अपचयन, तो उपचयन, और तो अब आप देखिए जैसे ये CuO है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये कॉपर बना रही है, H2O यहां पे बन रहा है। तो अब यहां पर देखिए तो इसका क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका मतलब इसका उपचयन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और CuO में ऑक्सीजन निकल रही है, अलग हो रही है, CuO से अलग हो जा रही है, कॉपर अकेला रह जा रहा है यहां पे उत्पाद में, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर का अपचयन हुआ है, क्या हुआ, अपचयन हुआ है। तो कब ज्यादातर अभिक्रियाओं में आप देखने को मिलेगा कि जहां पर उपचयन होगा वहीं पर अपचयन होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहीं पर रिडक्शन भी होगा। इसी वजह से ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, अक्सर देखा जाता है कि जहां पर उपचयन होता है वहीं पर अपचयन, उसी अभिक्रिया में जहां पर उपचयन होता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है और कॉपर का जो है अपचयन हुआ है, तो उपचयन अपचयन एक साथ होते हैं तो अक्सर अभिक्रियाओं में। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर उपचयन और अपचयन
एक साथ होते हैं उन्हें उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो मुझे लगता है आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में से बता देंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जहां पर उपचयन अपचयन साथ ही साथ होता है। उपचयन क्या होता है? जब ऑक्सीजन किसी से जुड़ती है। अपचयन क्या होता है? जब ऑक्सीजन किसी से निकलती है। तो यहां पर जिंक ऑक्साइड है और कार्बन के साथ रिएक्ट कर रही है, जिंक और क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। इसी तरह से MnO2 जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, MnCl2 2H2O Cl2 बन रहा है। ठीक है, तो इसमें Mn से जो है ऑक्सीजन निकल गई और वहां पर जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई। यहां पर जिंक ऑक्साइड के साथ देखिए ऑक्सीजन निकल गई है और कार्बन के साथ जुड़ गई है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के उदाहरण है। अब इसमें हाँ, अब एक और बात बता देता हूं आपको। ठीक है, एक बात और चीज यहां पर बता देता हूं कि देखो जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है ना, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए कि मान लीजिए कि उपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है, तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। लेकिन अगर कहीं पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो ना हो, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि ना हो बल्कि हाइड्रोजन का लॉस हो, कोई भी अभिक्रिया हो, अगर या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का लॉस हो, हाइड्रोजन निकल जाए किसी अभिक्रिया में, ऑक्सीजन जुड़े कहीं पर या हाइड्रोजन निकल जाए, किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन या तो जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन। तो यहां पर ऑक्सीजन वाला मामला तो तुम्हें समझ में आ ही गया, लेकिन साथ ही साथ अगर हाइड्रोजन के रूप में भी उपचयन अपचयन हम लोग उसको दर्शाते हैं, उपचयन अपचयन कहते हैं, तो अगर कहीं हाइड्रोजन निकल रहा है तो उस जगह को भी हम क्या बोलते हैं? उपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना किसी तत्व के साथ या हाइड्रोजन का उससे अलग होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। उसी तरीके से अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन निकल जाए, किसी से अलग हो जाए, ठीक है, अलग हो जाए, या हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाए। तो किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन लॉस हो जाए, तो यह लॉस हो जाए तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। तो अपचयन उपचयन को एक और ऐड ऑन हो गया, एक और चीज आपको पता चल गई कि सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना या घटना ही उपचयन अपचयन नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन के रूप में हाइड्रोजन के जुड़ने और घटने से भी उपचयन अपचयन को परिभाषित किया जा सकता है। तो यह बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। उपचयन में क्या होता है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और अगर अपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। और ऐसी रिएक्शंस जहां पर एक साथ होती हैं उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब संक्षारण क्या होता है? संक्षारण में आपने देखा होगा कि जब कोई धातु की चीज को आप किसी अम्ल के संपर्क में लाते हैं, ठीक है, या फिर वायुमंडल में छोड़ देते हैं जहां पे नमी बहुत ज्यादा रहती है, तो क्या होती है कि उनमें एक लगातार क्या होती है? एक लेयर बन जाती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। जैसे लोहे में जिसे हम लोग कहते हैं जंग लग जाना, ठीक है, तो वो जो है वो चीज जो है वो संक्षारण कहलाती है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अनुदाहरण है। तो लोहे वाला तो आप जानते ही हैं, लोहे में जंग लग गया तो वो संक्षारण की अभिक्रिया है, संक्षारित हो जाती है, संक्षारण कहते हैं उसे। चांदी को जो चांदी जो है काली पड़ जाती है तो वो भी इस संक्षारण का उदाहरण है। साथ ही साथ तांबे के ऊपर हरा रंग जो चढ़ जाता है वो भी संक्षारण का उदाहरण है। तो इस तरीके से संक्षारण क्या होता है? ये जो वायुमंडलीय जो गैसेस होती हैं उनके साथ रिएक्ट होता है और उसकी वजह से, इस अभिक्रिया की वजह से ये चीजें संक्षारित हो जाती हैं। ठीक है, संक्षारित हो जाए। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च करना होता है। ठीक है, अब अध्याय 3 में इसके बारे में डिटेल में जानकारी ली जाएगी। तो होप कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, समझ में आई होंगी। एक और चीज बचती है विकृत गंधिता। ये भी बहुत ज्यादा आजकल हम लोगों के खाने पीने की चीजों में देखने को मिलती है कि जब आप जो है
जब कोई तेल या वसा वाली जो चीज होती है, जब उसे बार बार यूज करते हैं, कोई तेल वाली चीज या वसा वाली जो चीज होती है, फैट वाली चीज होती है, जब उसे बार बार यूज करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्सीडेशन उसका होता है, यानी उसका उपचयन होता है। और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, वो चीजें फिर धीरे धीरे उसमें एक बदबू सी आने लगती है। यानी एक तेल को अगर बार बार कई बार अगर आप यूज करोगे तो वो जब तेल जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन की वजह से उस तेल में एक अजीब तरीके की बदबू आ जाएगी, या फिर उस बिल्कुल सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, बदबू आ जाएगी, या फिर उससे बना हुआ जो उत्पाद होगा उसमें एक अलग तरीके की गंध आ जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ, हाँ, तो अब क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तभी विकृति गंधिता आती है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो चीजें जो हैं बहुत दिनों तक रखी जाती हैं, जो बाजार में बिकती हैं, उनको बहुत दिनों तक रखकर यूज किया जाता है, तो उनमें क्या किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको डाल दिया जाता है उन खाने के पदार्थों में, जिससे कि जो तेल वाली चीजें हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें और उनमें विकृत गंधिता ना होने पाए, यानी उनमें एक प्रकार की बदबू ना आने पाए, उनकी वो सड़ी हुई ना महसूस हो। तो हमेशा याद रखिएगा, जो ये प्रिजर्व फूड होते हैं या फिर आप जो सामान जो है वो तेल भून करके उनको पैक करके रखा जाता है, पैकिंग में बेचा जाता है, उनमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही जनरल नॉलेज की चीज है। उनमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है, जिससे विकृति गंधिता ना होने पाए और हमारा वो खाना बदबूदार ना हो, वो बदबू ना करे, सड़े ना, ठीक है, इसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। तो वही बात यहां पर कही है कि वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात एनसीईआरटी ने दी है। यही आपकी यूपीएससी में डायरेक्ट पूछ ली जाएगी कि हमारी जो चिप्स की पैकेट होती है उसमें कौन सी गैस मौजूद होती है, तो उसमें ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तो क्या होगी, वो हमारे चिप्स तो तला भुना होता है ना, वो तले भुनी हुई चीजें, उसमें वसा होगा और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको बदबू, उसमें एक विशेष प्रकार की बदबू कॉज कर देगी, जिसे यानी कि विकृत गंधिता कॉज कर देगी। इसलिए उसमें से ऑक्सीजन चिप्स के पैकेटों से निकालकर उसमें नाइट्रोजन डाल दी जाती है, जो कि कम क्रियाशील होती है और जो विकृत गंधिता को नहीं होने देती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, बहुत ही बेहतरीन जनरल नॉलेज की चीज है कि चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन भरी होती है। क्यों भरी होती है, क्योंकि उनके उपचयन को बचाना है, उनका उपचयन नहीं होने देना है, ठीक है। अगर उपचयन हो गया यानी कि ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो चिप्स जो है बदबू करने लगेगा, विकृत गंधिता उसमें आ जाएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपकी जानकारी के लिए भी जरूरी है, जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है, यूपीएससी के लिए भी, के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। तो होप कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये क्लास, ये पूरी की पूरी चीजें आपको डिटेल में मैंने डिस्कस की, होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।